जय हिंद दोस्तों, मैं वीर चौधरी एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा चैप्टर प्रकाश वाला चल रहा है। वीडियो काफ़ी समय के बाद बना रहा हूं आज मैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं, तो थोड़ा टाइम का इश्यू आता है हमारे सामने, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो वीडियो शायद शूट नहीं हो पा रही। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे, सर आप वीडियोस डालिए। तो बेटा मैं आगे कोशिश करूँगा। देखो मैं कम्प्लीटली तो नहीं कह सकता कि मैं दे दूँगा सारी वीडियोज़ अभी आपको कंटिन्यू करके, बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश वाला चल रहा था, और इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। मतलब पिछली क्लासों में हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नया टॉपिक रहेगा। नए टॉपिक से मतलब है वहीं से आगे पढ़ेंगे हम, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टार्टिंग करेंगे वो हमारी स्टार्टिंग रहेगी लेंस से। तो बेटा आप जानते होंगे कि लेंस और दर्पण में मेजर डिफरेंस क्या होता है। आप जानते हैं दर्पण वो होते हैं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते, एक साइड में पॉलिश हो रखी होती है, जबकि वहीं लेंस की बात करूं तो लेंस वो होते हैं जो कि अपने आप में ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार देख सकते हैं। आंखों पर जो कोई डिजीज हमारे हो जाती है, कोई परेशानी बीमारी वगैरह होती है, तो वहाँ लेंसेज ही यूज लिए जाते हैं, क्योंकि लेंस हम आर पार देखने में हमें सहूलियत देते हैं। तो यहाँ कई सारे लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ मैंने गोलीय दर्पणों को दो भाग में बांट के पढ़ा था, जिनमें से पहले को मैंने नाम दिया था उत्तल, दूसरे को नाम दिया था मैंने अवतल, जस्ट लाइक दैट। उसी की तरह आज हम लेंसेज के बारे में भी बात करेंगे। ज़्यादा प्रकार के लेंस नहीं है हमारे पास, वही दो प्रकार के लेंस हैं। जैसे मैंने दर्पण पढ़े थे वैसे ही दो प्रकार के मैं लेंस पढ़ूंगा, जिनमें से एक उत्तल होगा, दूसरा अवतल होगा। मतलब एक को जो अंग्रेजी में कहा जाएगा, एक को कन्वेक्स कहा जाएगा, एक को अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहा जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड वन इज कनकेव। सो नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पॉइंट, वी विल स्टार्ट लेंसेज। तो मैं आपको बता रहा हूँ लेंस वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार देख सकते हैं आसानी से, पारदर्शी होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। तो स्टूडेंट्स इन्हीं को मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। तो एक बार जो है मैं लेंसेज पे आता हूँ। लेंस हमें आपको दो प्रकार के पढ़ने हैं, जिनमें से पहला उत्तल और दूसरा अवतल। तो देखिए एक बार मैं आपको सामने बता दे रहा हूँ, हमारे पास जो है वो दो प्रकार के लेंस हैं, जिनमें से पहला मैं आपको उत्तल बताने जा रहा हूँ और दूसरा हमारे पास अवतल लेंस होगा। तो यहाँ कुछ इमेज दे रखे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनको थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं एक बार। हाँ ठीक, ओके। देखिए एक होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसे जो कहा जाता है उत्तल कहा जाता है, उत्तल लेंस। वहीं दूसरा जो आपके सामने बना हुआ है वो है कनकेव, और भैया कनकेव का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है अवतल लेंस। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे आप, निश्चित तौर से सारा डाटा एकदम क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सिंगल पॉइंट भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा यहाँ से। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वो लेंस हैं जो किनारों से तो पतले हैं, बीच में से मोटे हैं। कौन से लेंसों की खास बात है? ये उत्तल वाले लेंसों की खास बात है। ऐसे लेंस जो किनारों से तो पतले हों, बीच में से मोटे हों, उत्तल लेंस कहलाते हैं। वहीं अगर ऐसे लेंस हों जो किनारों से मोटे दे रखे हों, बीच में से पतले दे रखे हों, निश्चित तौर से वो स्टूडेंट्स कौन से लेंस कहलाते हैं? वो अवतल लेंस कहलाते हैं। एसएससी में एक एमटीएस लेवल का एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का। एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे पूछा गया है। एमटीएस 2014 वाले पेपर में ये क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा गया था, बोला बताइए भाई ऐसा कौन सा लेंस होता है जो किनारों से तो मोटा हो, बीच में से पतला हो। देन राइट आंसर आपका क्लियर दिख रहा है, गुरुजी ये अवतल होता है। नाउ क्लियर पॉइंट। चलिए बेटा इस लेंस पे एक और बात आप देखिए, उत्तल लेंस ऐसे लेंस हैं, देखो इनसे गुजरने के बाद जो प्रकाश की किरणें, जैसे जो भी प्रकाश की किरणें इस पर डाली जा रही हैं, आप देख रहे हैं ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें से गुजर रही हैं, और गुजरने के बाद इंटरेस्टेड बात यह है कि एक ही पॉइंट पर जाकर काट रही हैं। अब देखिए इसको, सारी की सारी प्रकाश किरणें हमेशा एक बिंदु पर जाकर कन्वर्ज हो रही हैं, आपस में जाके मिल रही हैं, कंसंट्रेशन कर रही हैं, एकाग्रचित्त हो रही हैं। यही कारण है कि इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस का मेरा मतलब है, हिंदी में इसका जो नाम होता है स्टूडेंट्स, वो नाम होता है इसका अभिसारी लेंस।
अभिसारी लेंस। तो आप कह सकते हैं कि अभिसारी लेंस कौन से लेंस होते हैं? तो गुरुजी अभिसारी लेंस वो लेंस होते हैं जिनसे गुजरने के बाद प्रकाश किरण एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेशन करे। कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रचित्त होना, उसी से पॉइंट बनाए कन्वर्ज, और कन्वर्ज से बनाए कन्वर्जिंग लेंस। नाउ क्लियर पॉइंट। वहीं अगर इस लेंस की बात की जाए तो इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण डाली गई तो इसकी इंटरेस्टेड बात ये होती है कि गुजरने के बाद सारी प्रकाश किरणें अपने मार्ग को फैला लेती हैं ऐसे करके, आधी इधर, मतलब अपने मार्ग से मुड़ रही हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये अपने मार्ग से डाइवर्ट हो रही हैं। और डाइवर्ट करने वाला जो लेंस होता है हमारे पास वो डाइवर्जिंग लेंस होता है स्टूडेंट्स। और डाइवर्जिंग लेंस का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है आपके पास अपसारी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपसारी लेंस कौन सा है? तो जवाब है गुरुजी अपसारी लेंस अपने पास अवतल लेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों के मार्ग को फैला देता है। स्थिति क्लियर? आपको याद हो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां दो प्रकाश की किरणें काटेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेंगे। यहां काट रही है, प्रतिबिंब यहीं बनेगा। आगे आपको ये बात बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दो बातें और बताई थी मैंने, एक तो बताए थे प्रतिबिंब वो होते हैं जो वास्तविक होते हैं, दूसरी मैंने बताई थी आभासी होते हैं, इमेजनरी होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें पर्दे पर व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्त वही होते हैं जो काटते हुए दिखते हैं। आप मुझे बताइए कौन से वाले लेंस में प्रकाश की किरण काटती दिख रही है? गुरुजी इसमें दिख रही हैं। इसका मतलब निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि यहाँ बनने वाले प्रतिबिंब जो होंगे वो निश्चित तौर से वास्तविक होंगे, और जो वास्तविक होते हैं वो हमेशा और हमेशा उल्टे होते हैं। इस बात को भी थोड़े समय के लिए आप दिल में लगा के रखना, क्योंकि मैं इसे क्लियर करूँगा आगे चल के। वहीं अगर इनकी बात करूं तो देखो यहाँ तो प्रकाश की किरणें काट ही नहीं रही, ऐसे करके जा रही हैं। अगर काट नहीं रही तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अच्छा, मैंने तो यही कहा है ना कि जहाँ प्रकाश की किरणें काटेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं काट रही। इसका मतलब गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हैं प्रतिबिंब नहीं बनेगा? ना बेटा, ऐसा नहीं है। हम अब इमेज करने लग जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि प्रकाश की किरणें आई होंगी, कभी इन्होंने वापस आके यहाँ काटा होगा। देखो आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरणें वापस लौट के आ रही हैं इधर से, और ये यहाँ जाके काट भी रही हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ मुझे कल्पना करनी पड़ी तो यहाँ बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो प्रतिबिंब भी कैसे होंगे? वो आभासी होंगे, इमेजनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। और जो आभासी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो स्टूडेंट्स हमेशा सीधे होते हैं। नाउ क्लियर पॉइंट, ठीक है ना? आपसे एक और बात पूछेगा, बोला बताइए भाई इन दोनों लेंसेज के बीच में चल रहा हूँ मैं बात लेके। इस लेंस से देखो गुजरने के बाद इतना बड़ा लेंस है, इतना बड़ा, केवल इतने से बिंदु को दिखा रहा है। आपसे मैं ये कहूं कि आपका इतना बड़ा फोटो है, कोई इतना बड़ा फोटो आपने कोई होर्डिंग बनवाई, इतनी बड़ी होर्डिंग बनवाई, आप कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे कहेगा इतनी बड़ी होर्डिंग बना दे, यहाँ साइड में पासपोर्ट साइज फोटो डाल दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इतनी बड़ी आप होर्डिंग बनवा रहे हो दैट मीन्स आप पूरे के पूरे पे छा जाओगे, निश्चित तौर से पूरे पे देखोगे। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये जो लेंस है इतना बड़ा लेंस है, लेकिन दिखा रहा है इतनी सी छोटी सी वस्तु को, जूम करके नहीं दिखाएगा क्या? निश्चित तौर से दिखाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ जो प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ जो प्रतिबिंबों का साइज बनेगा वो प्रतिबिंबों का साइज निश्चित तौर से बड़ा बनेगा। यहाँ निश्चित तौर से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं। लेकिन इसकी बात करें, इतना सा लेंस है, दिखा रहा है बहुत बड़े क्षेत्र को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतना सा फोटो है किसी व्यक्ति का, दिखा रहा है हजारों की भीड़ को। अगर इतना सा फोटो हजारों की भीड़ को दिखाने लगे ना तो आप समझ लेना इसमें प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल छोटा 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 होगा। और ये लेंस वही कर रहा है, छोटा सा लेंस है, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा रहा है। निश्चित तौर से यहाँ जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आकार में हमेशा और हमेशा वस्तु से छोटे बनेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आप बहुत सारे पॉइंट्स को अपने आप ही कर सकते हैं क्लियर, छोटे बड़े आभासी सीधे उल्टे सारे कुछ क्लियर। एक और बात बता दूं, ये जो लेंस होता है उत्तल वाला लेंस, इसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव ऋणात्मक होती है। ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है? सपोज कीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बोले आपकी आंख का नंबर +3 है। आपको पता होना चाहिए वो आपके कौन से लेंस चढ़ाने वाला है, तो आप निश्चित तौर से कह सकते हैं +3 आ रहा है। प्लस तो गुरुजी ने हमें उत्तल में बताया था, अब निश्चित तौर से डॉक्टर भी उत्तल लेंस ही चढ़ाएगा। सीजीएल ने पूछा ये प्रश्न, सीजीएल ने जस्ट ऐसे ही कहा ये प्रश्न, शायद 2016 वाले पेपर में कहा है मेरे ख्याल से। प्रश्न को ऐसे ही था कि अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर को दिखाने जाता है और डॉक्टर कहता है बोले आपकी आंख का नंबर -7 है, बताइए उस व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाएगा? तो निश्चित तौर से मान लो माइनस अगर बताया तो गुरुजी ने माइनस बताया था आपको अवतल में, दैट मीन्स आप आराम से बता सकते हो गुरुजी वो अवतल लेंस ही चढ़वाएगा।
नाउ क्लियर पॉइंट। एक और बात, इनके यूज पूछे जाते हैं बहुत सारे। यूज कैसे आपको बताने हैं, देखो क्लियर सी बात है, जो चीज किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए यूज में ली जाए, मान के चलो इतनी छोटी वस्तु है, हमें बड़ी करके देखनी है। माइक्रोस्कोप्स होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई छोटा सा, उसको बड़ा साइज करके देखना है हमें, तो निश्चित तौर से अगर बड़ा साइज करना होता है तो लेंस उत्तल ही चलता है। और अगर मैं कहूँ किसी बड़ी सी वस्तु को या फिर छोटे से लेंस में बहुत बड़े क्षेत्र को देखना है तो वहाँ आपको अवतल लगाना है। अब मैं एक बार बात करता हूँ आपसे इनके यूजेस की, तो आप एक बार यूज देखिए। यूज एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स से, बिल्कुल। देखिए यही वापस एक बार, हाँ ये एक बार लो कि हाँ ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास कनकेव लेंस है। अब सिंपल सी बात देखिए, यहाँ व्यक्ति अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए है, टॉर्च में आप देख रहे हैं इतना सा क्षेत्र है लाइट का, दिखा रहा है वो बहुत बड़े क्षेत्र को। मैंने क्या कहा था, लेंस छोटा सा बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाए, निश्चित तौर से वो कौन सा लेंस होगा, वो जवाब है जी अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये क्या है आप देख रहे हैं, दूरबीन है। दूरबीन क्या करती है, ये बहुत दूर बड़ी चीज़ों को देखने के लिए हमारे काम आती है। अगर दूर बड़ी चीज़ अगर हमें देखनी है तो वो उस तरीके से ऐसे ही प्रकाश चलता है। इतने छोटे छोटे लेंस आप देख रहे हैं, लेंस कितने कितने छोटे हैं, बहुत दूर तक हमें दिखाते हैं और क्लियर करके दिखाते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये अवतल लेंस के यूज़ है। यहीं अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ देखिए माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी, मैंने कहा था आपको छोटी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। आपको दिखाया था मैंने, ये लेंस था, गुजरने के बाद प्रकाश किरणें एक बिंदु पर काट रही थी, मैंने कहा था ये बड़ा करके दिखाएगा, जूम करके दिखाएगा। आप देखिए माइक्रोस्कोप है, ये सूक्ष्मदर्शी है। आप देखिए इसे, इसका काम क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए ना, वो निश्चित तौर से हमारा कौन सा लेंस कहलाता है, वो लेंस हमारे पास उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस मतलब इसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसके और भी सारे यूजेस हैं, जैसे कि मैं और बात कर दूं, हाँ भाई, ये यहां पर कुछ कनकेव लेंसेज के यूजेस दे रखे हैं। कनकेव एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। मैं आपको बताया था अवतल। अच्छा, अवतल में मैंने खास बात क्या बताई थी, लेंस छोटा सा बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा दे। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का छोटा सा लैंप इतने बड़े पर्दे पर आपको मूवी दिखाता है। डोर में लगा हुआ एक छोटा सा लेंस एक इतने बड़े व्यक्ति को बाहर खड़े हुए को दिखा सकता है। अगर इसकी जगह पे मान के चलिए आप दूसरे वाले लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लगा दें। कन्वेक्स लेंस की क्या खास बात है, कन्वेक्स लेंस की खास बात यह है कि ये भले लेंस छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चीज़ों को जूम करके दिखाता है। अभी बाहर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान के चलो इतना बड़ा व्यक्ति है, अगर आपने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा रखा है, उत्तल अगर आपने लेंस लगा रखा है, तो आप देखेंगे तो सामने वाले को जूम करके दिखा सकता है। हो सकता है इतना बड़ा लेंस व्यक्ति की सिर्फ नाक को ही दिखा पाए, इसके लिए आपको बड़ा लेंस लेना पड़ेगा दरवाजे में। अब बड़ा लेंस लगवाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, आप तो क्या देखेंगे, बाहर वाला ही पहले आपको देख जाएगा। तो निश्चित तौर से आप यहाँ मान सकते हैं। अच्छा, टॉर्च है, टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण, देखो ऐसे इस टॉर्च में ये व्यक्ति है, इसके हाथ में टॉर्च लगी हुई है, ये टॉर्च की लाइट देखो, टॉर्च का लेंस छोटा सा है लेकिन बाहर जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे उसका प्रकाश क्षेत्र फैलता हुआ चला जाएगा। आपने प्रकाश की पिछली घटनाओं में इसको मैंने पढ़ाया भी था आपको। अच्छा, ये बाइनोकुलर्स आपने देखे होंगे, टेलीस्कोप भी, सॉरी, अब टेलीस्कोप की अगर बात की तो टेलीस्कोप आपने देखा होगा। टेलीस्कोप में क्या होता है, छोटे छोटे लेंस होते हैं, ये वाले लेंस बहुत ज़्यादा दूरी पर खड़ी हुई किसी व्यक्ति को बड़ा सा करके दिखाने के काम आते हैं। तो जहाँ भी बड़ा करके दिखाने की ज़रूरत पड़े वहाँ निश्चित तौर से आप कौन से लेंस का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ अवतल लेंस चलते हैं आपके। अब मैं थोड़ा सा उत्तल लेंस के बारे में भी बात करता हूँ आपसे। उत्तल लेंस के भी यूज़ देखिए भाई। अब तो देखिए, मैं एक बार अवतल लेंस में तो आपने ये देखा कि छोटी वस्तु, अगर मैं ये कह रहा हूँ छोटा लेंस बड़ी क्षेत्र को दिखाए, छोटा सा लेंस हो लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए अगर यूज में ले जा रहा है तो वह निश्चित तौर से अपन कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। अब चलिए देखिए उत्तल लेंस के बारे में और समझिए। मैं आपको बता दूं उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो देखिए उत्तल लेंस क्या है, बस यही देखिए, ये उत्तल है और ये अवतल है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास अवतल है, ये हमारे पास उत्तल है। आप देखिए इसे,
मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, दोनों का काम क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंटों को बड़ा दिखाने के लिए। आप ये देख सकते हैं इस वाले लेंस का उपयोग हम लोग हस्तरेखा देखने में भी करते हैं। हस्तरेखा वाला लेंस कौन सा होता है? यही वाला लेंस होता है। इस लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अगर काटती हैं तो मैं कह सकता हूं इसे अपन एक और नाम दे सकते हैं, इसे कागज जलाने वाला लेंस भी कह सकते हैं। कागज जलाने वाला लेंस निश्चित तौर से, क्योंकि इतने सारे प्रकाश क्षेत्र को एक बिंदु पर अगर लाके डालेगा तो निश्चित तौर से हमारा कागज जो है गर्म हो जाके आग पकड़ लेगा। तो आपसे कह सकता हूं कागज जलाने वाला लेंस भी यही होता है। इसे एक और नाम दे सकता हूं, इसे डिटेक्टिव लेंस भी कह सकता हूं। मैं इसे एक और नाम देके क्या कह सकता हूं? जासूसी वाला लेंस भी कह सकता हूं। जासूसी वाले लेंस कौन से होते हैं? तो यही लेंस होते हैं, उत्तल वाले। आगे और अगर मैं बात करूं तो इसका प्रयोग अपन वहां भी करते हैं। आपने देखा होगा जो सर्च लाइट वगैरह होती हैं, सर्च लाइट आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, बॉर्डर पे जो लाइट चलती हैं वो सर्च लाइट्स होती हैं। सर्च लाइट में निश्चित तौर से कौन से लेंस चलते हैं? सारे के सारे उत्तल लेंस चलते हैं। वहीं अगर अवतल लेंस की बात करें तो आप निश्चित तौर से मान लेना जहां भी डोर लेंस का एग्जाम्पल आए, ये आपके पास कौन सा लेंस है? ये डोर लेंस है। दरवाजे में लगने वाला लेंस निश्चित तौर से अवतल होता है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, फ्लैश लाइट वाला। फ्लैश लाइट भी आप देख सकते हैं, फ्लैश लाइट से निकलने के बाद प्रकाश की किरण इतने बड़े क्षेत्र में होकर फैलती है। तो आप निश्चित तौर से मान लेना छोटा लेंस बड़ा काम कर दे, अवतल लेंस है। बड़े बड़े लेंस छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए काम में आए। जवाब है जी वो कौन से लेंस हैं? वो निश्चित तौर से कन्वेक्स लेंस है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? चलिए आगे की बात करता हूँ। आगे मैं कुछ लेंसेज के बारे में, इनके बारे में और आपको कुछ बताता हूँ। देखिए भाई, अगर लेंसेज की बात की जाए तो आपने उत्तल और अवतल दोनों लेंसेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, दोनों के यूजेस को पढ़ लिया एक बार। इससे बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूँ कुछ। सर एक सेकंड इसे और आगे करिए एक बार, मैं उस स्लाइड पे आता हूँ जहाँ आपको थोड़ा सा बेस की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ बिल्कुल बस यहीं सर, ओके। किसी भी लेंस की बात करूँ, देखिए चाहे उत्तल लेंस की बात करूँ चाहे अवतल लेंस की, देखो ये लेंस है हमारे पास, ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। अगर ये लेंस कभी बना होगा तो कम से कम दो गोलों से मिलकर बना होगा। अच्छा देखो, दो गोलों को काटा नहीं होगा बेटा? काटा होगा निश्चित तौर से गुरुजी। अगर ये दो गोलों को काटा होगा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दो गोलों को काटा है तो दोनों गोलों के अपने अपने केंद्र भी यहाँ रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। पहले का केंद्र अगर मैं C1 मान लूँ, दूसरे का केंद्र मैं C2 मान लूँ, ठीक है। इसके बीच से जाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो कौन सी होती है? इसे मैंने नाम दिया था आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। आपको याद होगा दर्पणों में जब पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने कहा था कि वक्रता केंद्र ये होते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ जो पॉइंट होता था वो F1 होता था, मुख्य फोकस होता था। यहाँ पर जो पॉइंट होता था वो F2 होता था, मुख्य फोकस। भाई देखो, एक वहाँ अब तक जो दर्पण में पढ़ा था सिर्फ एक ही गोला पढ़ा था, अब दो गोले पढ़ रहे हैं। दो गोले हैं तो दो ही केंद्र होंगे, दो ही मुख्य फोकस होंगे। अरे भाई बात सही है ना? बीचों बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है जिसे मैं ऑप्टिकल सेंटर कहता हूँ, प्रकाशिक केंद्र। देखो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को दिखाया गया है, यहाँ F1 को दिखाया गया है, यहाँ F2 को दिखाया गया है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने फोकल लेंथ पढ़ी है, फोकस दूरी। फोकस दूरी आपने पढ़ी थी दर्पण में, जब मैंने बताया था, जब मैं आपको ऐसे करके दर्पण बता रहा था तो मैंने ये कहा था देखो ये F होती है, ये C होती है, ये P होता है। आपने पढ़ा था ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी का जस्ट डबल करता था, त्रिज्या मिलती थी मेरे को। तो आप एक बात बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी f हो सकती है तो यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी 2f नहीं हो सकती? अगर वो 2f हो सकती है तो देखिए C1 को अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ 2f1 से, C2 को अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ 2f2 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी f होती है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2f हो जाएगी निश्चित तौर से। वही किया हुआ है यहाँ पे अपने। F1 क्या है? ये मुख्य फोकस है। क्यों है ये मुख्य फोकस? क्योंकि देखो ये लेंस अगर कभी बना होगा तो इसका अपना एक अलग गोला होगा, इसका अपना एक अलग गोला होगा। अगर ये दो गोले होंगे तो दोनों गोलों के अपने अपने केंद्र भी होंगे, पहले का केंद्र ये, दूसरे का केंद्र ये। अगर मैं इसके केंद्र को C1 मान रहा हूँ, इसका केंद्र मुझे C2 मानना पड़ेगा बेटा। ये यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F है, ये यहाँ इसका भी मुख्य फोकस F है। एज यू नो, आप जानते हैं कि ये वाली दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगर F कहला रही है ना, ये इसकी जस्ट डबल होती है ये वाली, तो इसे आप 2f नहीं कह सकते। अगर 2f कह सकते हैं तो C1 को मैं काट दूंगा, 2f1 लिख दूंगा। C2 को अगर मैं काटूंगा तो 2f2 लिख दूंगा। यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अब मैं बैक स्लाइड पे जाता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको कुछ समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं, जो भी लेंस हमारा था, आपसे यहाँ पे एग्जाम में कई बार वो आपसे लेंस सूत्र के बारे में पूछता है एग्जाम में कि भाई बताइए लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र आपने बिल्कुल दर्पण सूत्र जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, दर्पण सूत्र मैंने पढ़ाया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बताया था। लेंस सूत्र में सब कुछ सिर्फ माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेंस सूत्र में सब कुछ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो चिन्ह परिपाटी मैंने दर्पण में पढ़ाई है, सेम चिन्ह परिपाटी बेटा लेंस में चलती है, बिल्कुल एज इट इज। आप पिछली क्लास को उखाड़ के देख सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा। यहां अगर नई चीज एक जुड़ती है तो देखो, इसको मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, चिन्ह परिपाटी है, न्यूमेरिकल है, इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि दर्पण में मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल आपको बता चुका हूं। सेम जैसे दर्पण वैसे ही लेंस के न्यूमेरिकल्स चलते हैं। डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लस माइनस का डिफरेंस है। नाउ क्लियर पॉइंट। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं आपसे। यहां क्वेश्चन हमें जो पूछे जाते हैं वो लेंस क्षमता से पूछे जाते हैं, लेंस पावर से पूछे जाते हैं। लेंस पावर क्षमता P, लेंस पावर क्या होता है? अच्छा देखो, लेंस कभी आपने देखा था बड़ा कर रहा था, कभी छोटा कर रहा था। बड़ा छोटा करने का ये जो गुण है ना, यही लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस क्षमता का वैल्यू होता है 1/f। अगर कभी पूछा जाए कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम या फोकस दूरी का उल्टा जो होता है लेंस की क्या कहलाती है, जवाब है लेंस की क्षमता कहलाती है। अगर आपसे पूछे जाए कि लेंस क्षमता का मात्रक क्या है, देन राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डायोप्टर। और आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो कितनी बार एग्जाम में कंपटीशन में पूछा गया है, लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्लियर है? सीधा सा क्वेश्चन है कि लेंस क्षमता P बराबर होता है 1/f। आपको बता दूं, 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में एक ही प्रश्न 4 बार पूछा है, संख्याएं भी चेंज नहीं की हैं, एक ही न्यूमेरिकल प्रश्न। उसने ये कहा है, देखो मैं एक प्रश्न आपके सामने बताता हूं। वो ये कहता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता निकालनी है आपको। ये क्या दे रखा है? F दे रखा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। आपको P बराबर निकालना है। 4 ऑप्शंस थे यहाँ पे। पहला दे रखा था 5 डायोप्टर 5D, दूसरा था 0.5 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन था 0.05 डायोप्टर, चौथा पॉइंट जो दे रखा था वो नन ऑफ दिस दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंटों ने यही गलती की थी। उन्होंने क्या किया था, P बराबर 1/f की वैल्यू रख दी 20। ठीक है, अगर इसे काटूंगा तो 0.05 डायोप्टर्स का आंसर बनेगा, जबकि आपको बता दूं ये आंसर बिल्कुल गलत था। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि फोकस दूरी ज्ञात करने, सॉरी लेंस क्षमता जब भी पावर निकालने चलो तो उसके लिए फोकस दूरी निश्चित तौर से काय में होना जरूरी है, वो मीटर में होना जरूरी है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि दूरी का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है, वो निश्चित तौर से मीटर ही होता है, और पेपर में वो सेंटीमीटर देता है और स्टूडेंट भ्रमित हो जाता है। अगर मैं 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 20/100। ये काय की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई। रख दो साहब P बराबर 1/f में 1/f की जगह पे 20, 100 जैसे जाएगी तो ऊपर पहुंच जाएगी। काट दो 20 पंजे 100। देन राइट आंसर अपने पास क्या था? 5 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होना था, जबकि स्टूडेंट्स गलती कर गया। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि बेटा आपकी जो क्षमता है वो डायोप्टर में ज़रूर चलेगी, लेकिन उसके लिए फोकस दूरी का मीटर में होना ज़रूरी है। आगे की बात करते हैं अब हम। इसके बाद में कुछ यहाँ, हाँ ये वाले पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली टेबल जो है एग्जाम में खूब ज़्यादा पूछी जाती है। सर एक बार बैक स्लाइड करें और ब्लैंक कर दें स्लाइड को। मैं थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स को बेस बताता हूँ। ये टेबल आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली टेबल है। अगली स्लाइड लेके ब्लैंक कर दें सर उसे, हाँ इस वाली ब्लैंक इसको, ठीक है ओके थैंक यू सर। चलिए बेटा एक बार पॉइंट पे आ रहे हैं। देखो कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी दर्पण हो, देखो ये तरीके में जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि आगे वाली टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि
बस कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है ऐसा नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट इसे रटता है और पेपर में खूब पूछी जाती है। हालांकि रीट के एग्जाम में से इसे हटा दिया गया है इस बार, लेकिन पिछले बार रीट में इसमें से क्वेश्चन आया था। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, रेलवे बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस बनाती है यहाँ से। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखिए, सुनिए, समझिए मेरी बात को। ये यहां पर जो होता है वो एफ होता है, यहां पर जो होता है एफ मुख्य फोकस, यहां पर जो होता है वो वक्रता केंद्र होता है, यहां पर जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसको मैं थोड़ा सा दर्पण बना के बताता हूं, देखो दर्पण से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि दर्पण में ये वाला पॉइंट हमसे निकल चुका है। अगर मैं आपके सामने ये वाला दर्पण आपके सामने रख रहा हूं, आप कहेंगे गुरुजी अवतल दर्पण है ये। अगर ये अवतल दर्पण है तो देखिए दर्पण में कुछ इस तरीके की बातें हैं हमारी। ये वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा था वो P होता था, ये वाला पॉइंट हमारा F होता था, ये वाला पॉइंट हमारा C होता था। क्लियर है? यहां जो पॉइंट होता था अब एकदम लास्ट में वो इनफाइनाइट होता था, अनंत। सिर्फ आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट आपका बेड़ा पार कर देंगे, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, सब खत्म है। देखिए समझिए, अगर कभी कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, ये अनंत इनफाइनाइट है, यहां से अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे करके कोई प्रकाश की किरण आ रही है कभी भी, तो याद रखना टकराने के बाद हमेशा वो मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती है हमेशा। इसका तो मतलब ये हुआ गुरुजी, अगर ऐसे कोई प्रकाश की किरण आई तो वो निश्चित तौर से टकराने के बाद ऐप से होकर गुजरेगी। जी हाँ बेटा, यही बताना चाह रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। आपको याद है मैंने कहा है जहां 2 प्रकाश की किरणें काटेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, और वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मेरा पहला क्वेश्चन, पहला नियम आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं दूसरे नियम की बात कर रहा हूं, वही अवतल दर्पण आपके सामने बना रहा हूं। ये हमारा P है, ये F है, ये C है। अब दूसरी बात कीजिए, देखिए F तो हो गया फ्री, यहां से खत्म। अब बचा C के बारे में बात। C क्या होता है? सेंटर होता है, बिल्कुल बीचों बीच का। अभी बताया था मैंने, ऐसे वृत्त है, बीचों बीच में सेंटर होता है C। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब आप किसी बॉक्सिंग वाले बोरे में आप बॉक्सिंग करते हो तो आपका सबसे सटीक पंच कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप जवाब देंगे गुरुजी वो जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगता है। अच्छा, साइड में लगे तो हो सकता है स्लिप होकर इधर भी निकल जाए, हो सकता है स्लिप होकर इधर भी निकल जाए। भाई बात सही है ना? एकदम जो मिड पॉइंट पे लगता है स्टूडेंट्स, वो हमारा बिल्कुल सटीक पॉइंट होता है। वैसे ही यहाँ है, एकदम मिड पॉइंट इसका C होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र इसे बोलते हैं अपन। ये ऐसे कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरी, किससे? C से होकर, तो जैसी गई थी वैसी की वैसी आकर मिल जाती है। वैसे ही यहां भी आपने देखा था, इसको मैं F2 नाम दे रहा था, इसको मैं 2F2 नाम दे रहा था, इसे O नाम दे रहा था, O। देखो यहां पे आ भी गया, ये भी आ गया। आपने क्या देखा था इसमें? सर एक सेकंड वापस करो से, सही आ गया था वो। हाँ देखो, इसमें बीचों बीच का पॉइंट कौन सा है? इसमें बीचों बीच का पॉइंट O है। अगर प्रकाश की किरण O से होकर गुजरी ना, तो भैया जैसी गई थी वैसी की वैसी वापस लौट के आएगी। 2 नियम पढ़े हैं मैंने अभी। तो देखो पहला नियम कैसा पढ़ा था? अगर प्रकाश की किरण यूं जा रही हैं, ये मुख्य अक्ष है हमारा बीचों बीच का, इसके समांतर जाएंगी, टकराने के बाद हमेशा F पर काटेंगी। पहला नियम पढ़ लिया। नियम नंबर दूसरा हमारा ये है, अगर बीचों बीच से होकर गुजरी, देखो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीचों बीच का पॉइंट है, जैसे गई वैसी की वैसी वापस आएगी। इसका मतलब जहां से गई थी वहीं वापस आके काट जाएगी। आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब भी इसका निश्चित तौर से कहां बनेगा? ठीक बीचों बीच में बनेगा। नाउ क्लियर पॉइंट? अब आ जाइए एक बार यहां पॉइंट वाली बात पर। ठीक है सर, 2 ही नियम आपको बताए हैं, बस 2 ही नियम पार कर देंगे। आपसे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट इन इनफिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है ये वस्तु जो है सबसे पहले अनंत पर रखी है। आप मान के चलिए ये वाला लेंस है, उत्तल वाला लेंस, आप उसके सामने खड़े हुए हैं और वस्तु आपकी अनंत पर रखी है। आप जानते हैं कि गुरुजी यहां से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो सीधा तक देखेगा खुद को, और ऐसी वाली प्रकाश की किरण काटेंगी तो हमेशा और हमेशा काय पे काटती हैं? वो F पर ही आकर काटती हैं।
इसका मतलब अगर वस्तु अनंत पर है, केस नंबर फर्स्ट, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। आगे की फिर बात करूं, व्यक्ति को और खिसका दिया, आपने पहुंचा दिया यहां पर 2F1, सॉरी केस नंबर 2, ये रहा, यहां अनंत पे था पहले, अब इसको अनंत और 2F1 के बीच में यहां ले आया। व्यक्ति सीधा खुद को देखेगा शर्त नंबर 1 से, जो नियम नंबर 1 बताया है, ये वाली प्रकाश की किरण हमेशा F2 से होकर गुजरती है। पहला नियम खारिज। हमारे लिए शर्त तो ये है ना कि प्रकाश की किरण काटनी चाहिए, अभी तो काटा नहीं है। नियम नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्रकाश की किरण बिल्कुल बीच से गुजरनी चाहिए। अगर ये बीच से गुजरी तो देखो अब ये कहां काट रही है, F2 और 2F2 के बीच में। आप कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति 2F1 से परे बैठा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा उसका, निश्चित तौर से 2F2 से परे बनेगा, सॉरी F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आगे की फिर बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति को और आगे खिसका ले गया, मैं पहुंच गया 2F2 पर। अब देखो नियम पहला तो काम कर ही रहा है, ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण जो गुजरेगी F2 से, पहला नियम बताया था मैंने। दूसरा नियम मैंने बताया था बीचों बीच से गुजरने वाला, बीचों बीच से भी गुजार दो। जैसे गुजारा तो मैंने जाके देखा कि ये कहां पर जाके काटी, इसने काटा 2F2 पर। तो आप कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति आपका 2F1 पर है तो प्रतिबिंब निश्चित तौर से 2F2 पर ही बनेगा। ये प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं। इसमें से ये वाला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा है। वो ये कहता है कि अगर वस्तु जो है वो F और 2F दोनों के बीच में हो, मतलब 2F1 और F1 के बीच में यहां व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर ये व्यक्ति खुद को देखेगा तो देखो पहला नियम तो ये काम करेगा, फिर करेगा हमारा दूसरा नियम। जैसे ये नियम काम करेंगे, वस्तु कहां पर जाके काट रही है, अनंत पर, इनफाइनाइट पर। तो आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है, सॉरी अनंत नहीं है, ये 2F2 से परे है, अनंत तो यहां जाके बन जाएगा, अभी तो अनंत के लिए गुंजाइश है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर व्यक्ति वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब निश्चित तौर से 2F2 से परे बनेगा। आपको एक चीज अगर नोटिस हो रही हो तो ये देखिए, अनंत पर वस्तु थी, F2 पर प्रतिबिंब था। आगे वाली में देखो, यहां पे मैंने वस्तु को आगे खिसका दिया, यहां प्रतिबिंब बन गया, यहां फिर वस्तु को यहां खिसकाया, प्रतिबिंब यहां, फिर वस्तु को यहां में, प्रतिबिंब यहां। आप क्या देख रहे हैं कि बिंब इधर खिसक रहा है, प्रतिबिंब भी आगे आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप यहां देखिए, अगर ये इस वाले की बात करूं तो ये वस्तु हमारी F पर खड़ी हुई है, व्यक्ति यहां खड़ा है F पर। दोनों ही नियम काम करेंगे और मैं कहूंगा ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएंगी दोनों की दोनों, और ये कहां पर जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पर, अनंत पर जाके मिलेंगी। आपको पहला ही नियम बताया था कि वस्तु अगर F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर है तो वस्तु प्रतिबिंब F पर बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगली जो घटना है ये अपवादित घटना है। अच्छा, एक और बात याद करो, आप यहां एक चीज देख रही होगी आपको, देखना व्यक्ति तो खड़ा हुआ है सीधा, प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। जहां प्रकाश की किरण काटती हुई भी दिख रही हैं वो हमेशा वास्तविक होते हैं, और जो वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं। अभी बताया था मैंने आपको। यहां देखो, ये प्रतिबिंब काटता भी दिख रहा है और उल्टा भी बन रहा है, तो यहां प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। कौन से वाले लेंस पर? तो निश्चित तौर से कह सकते हैं उत्तल वाले लेंस पे। मैंने आपको बताया भी था, अभी मैंने कहा था इस बात को थोड़ा होल्ड रखना भी अपने दिमाग में। मैं आपको बताया था कि उत्तल लेंस पर बनने वाले प्रतिबिंब सारे के सारे वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं। यहाँ पे सब जगह देख लीजिए, आप कोई से भी चित्र में देख लो, सब में ये जो प्रकाश की किरणें, देखो बिंब तो खड़ा है सीधा और प्रतिबिंब बन रहा है हमेशा उल्टा। जो उल्टे बनते हैं वो निश्चित तौर से कैसे होते हैं, वो वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी। अब लास्ट एक अपवादित स्थिति की बात पे पहुंच जाता हूँ। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, यहां से मेरा मतलब है ये व्यक्ति आ गया O और F2 के बीच में। यहां जैसे इसकी बात करूं, F1 है ये, O है ये, इसके बीच में आ गया यहां व्यक्ति, ऐसे ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो पहला हमारा नियम जाता है और वो F2 से होकर गुजर जाती है प्रकाश की किरण। दूसरा हमारा नियम जो चलता है वो ऐसे करके गुजर जाती है सीधे O से होकर। देखो इन्होंने, इन प्रकाश की किरणों ने कभी आपस में एक दूसरे को काटा नहीं, ये पैरेलल चली जाती है। अगर काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। अब यहाँ हमें कल्पना करनी पड़ जाती है, एक इमेज करनी पड़ जाती है। हम सोचेंगे कभी ये प्रकाश की किरण वापस लौटी भी होंगी, और अगर ये लौटी होंगी तो इन्होंने यहाँ के काटा होगा, और यही स्थिति है जो अपवाद है, जहाँ प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है।
सीधा इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ हमें कल्पना करनी पड़ी है, आभास करना पड़ा है, हमें मानना पड़ा है। और जहाँ भी हम मानने लग जाते हैं ना, वहाँ निश्चित तौर से वस्तुएं कैसी बनने लग जाती हैं, वहाँ प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनने लग जाते हैं। देखो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो साइंस वर्ग से पढ़ के आए हैं, उनके लिए था ये इतना बड़ा ज्ञान। अब जिनको कुछ भी समझ नहीं आया उनके लिए एक फाइनल फंडा मैं आपको बताता हूँ, और वो फाइनल फंडा हमारा किस तरीके से है वो एक बार आप समझेंगे। देखिए सर एक खाली स्लाइड दे देना मेरे को, इसको खाली कर दो। नहीं चलो ये अगली वीडियो में दे देते हैं अपन, इस चीज़ को एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, दर्पण और लेंस पर प्रतिबिंब के बनने वाली बात को। आप सर इसे आगे बढ़ाइए और अपन लेंस के उन पे चलते हैं। कुछ डिजीज़ों से लेकर हमें प्रश्न और पूछे जाते हैं जिन्हें हम दोष कहते हैं, नेत्र दोष। देखिए भाई, एक हेल्दी आइज़ की बात करूं तो हेल्दी आइज़ हमारी जो होती है वो 6/6 की होती है। 6/6 का क्या मतलब है? आर्मी में 6/6 की आंख ली जाती है, और 6/6 की आंख होने का मतलब ये है हमारे नेत्र को 3 पेशीय गोलिकाएं इधर से खींचती हैं, 3 इधर से खींचती हैं, फाइनली हमारी आंख का एडजस्टमेंट हो पाता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में किसी प्रोग्राम में देखे होंगे तो चांदनी लगवाते हैं, चांदनी ऊपर टेंट वाली, उसमें 4 कोने 4 रस्सों से बन जाते हैं। वैसे ही हमारी आंख भी 3 पेशीय गोलिकाओं से इधर और 3 पेशीय गोलिकाओं से इधर बंधी होती है। अगर एक भी, अगर देखते हो चांदनी में एक भी रस्सा अगर ढीला होता है तो चांदनी में बेंची आ जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। उसी की तरह हमारे अगर एक भी नेत्र की पेशीय गोलिका अगर लूज होती है तो आंख में जो डिजीज़ बनती है उसे भेंगापन बोलते हैं। भेंगापन से मेरा मतलब है, ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि देख इधर का रहा है, देखो उधर का रहा है, मतलब कहीं पर तीर कहीं पर निशान है। वो जो डिजीज़ होती है वो भेंगापन होता है। उनकी आंखों को हम 6/6 की आंखें नहीं बता सकते। अब ये ड्राई आइज़ क्या हैं, ये सारी बातें ये तो आपको गुरुजी बताएंगे बायो वाले ज़्यादा डिटेल। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। मानव नेत्र जो होता है उसकी क्षमता, पावर जो होती है वो 60 डायोप्टर होती है, 60 डायोप्टर। मानव का जो नेत्र होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। मेगापिक्सल का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁶। इसका मतलब आदमी की जो आंख है वो 576 × 10⁶ इतने मेगापिक्सल की, या सॉरी इतने पिक्सल की जाके बनती है। जो आप कैमरे वगैरह यूज़ में लेते हैं वो पिक्सल्स में ही आते हैं। आप देखते होंगे मानव नेत्र जैसा दमदार कैमरा अभी तक कोई नहीं बनाया। आपकी आंखें खुद ब खुद एडजस्टमेंट बना लेती हैं हर चीज़ का। तो मैं यहाँ कुछ डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, आंखों में कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ हमें होती हैं। देखिए कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूँ, हालांकि सबसे लास्ट में मैं पढ़ना था, एक बार फिर सुन लीजिए इसको। कलर ब्लाइंडनेस को मैं बता दूँ। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति कलरों के प्रति सेंसिटिव नहीं रहता है। इसमें मेनली जो कलर लिए जाते हैं वो एक तो रेड होता है और एक आपका ग्रीन होता है। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है, जिसे अपन हिंदी में नाम देते हैं वर्णांधता, आर्मी वाले लोग इसे कलर विजन भी बोलते हैं। वर्णों के प्रति आदमी अंधा होने लग जाए, वर्ण मीन्स होते हैं रंग, रंगों से अंधा होने से मतलब क्या है, इस व्यक्ति को रंगों में अंतर ही स्पष्ट नहीं होगा। यहां देखिए आपको पट्टियां दिख रही, रेड कलर की, एक येलो कलर की, ग्रीन, ब्लू, ये वायलेट, ये इतने कलर की पट्टियां हैं। ये नॉर्मल आइज है, एक सामान्य व्यक्ति इसको देख रहा है, इसको सारे कलर अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस अगर आंखों में आ गई तो ऐसे व्यक्ति को रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स आर्मी में ऐसा ही होता है, सामने एक स्क्रीन चल रही होती है, स्क्रीन में रेड रेड कलर की ऐसे ऐसे करके धारियां होती हैं बेटा बहुत सारी। अब इन धारियों के बीच ग्रीन कलर से मान के चलो कोई अक्षर लिखा जाता है, सपोज कीजिए मैं ऐसे अक्षर लिख रहा हूँ। अब यहाँ तो आपको दिख जाएगा ये एक लिखा हुआ है, मैंने 1 लिखा है। लेकिन अगर आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है देन आप इसे बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको तो कलरों में अंतर स्पष्ट ही नहीं हो रहा। देखो यहाँ से यहाँ तक 2-3 कलर आ गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वाले व्यक्ति को सिर्फ एक ही कलर दिख रहा है, और ये भी कलर बाकी के फीके फीके दिख रहे हैं। अब देख रहे हैं ये वाला कलर ही चेंज हो गया, ये वाला कलर ही धुंधला हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कलर देखने में प्रॉब्लम होती है। और आपको बता दूं दुनिया में इस रोग का कोई निवारण नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस का कोई निवारण नहीं है और एक जेनेटिकल डिजीज हो रही है, आनुवंशिक रोग है, वंशानुगत रोग है। आज अगर मुझे है ये डिजीज तो आगे मेरी पीढ़ी में जरूर ट्रांसमिट होनी है। दुनिया में अभी तक इसका कोई निवारण नहीं है। चलिए अगली डिजीज के बारे में बताता हूँ। 2 प्रकार, देखिए आपको बताऊँ सर, इसे थोड़ा सा आगे ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इनको क्लियर। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर मैं कहूँ सामान्य व्यक्ति के नेत्र की, जैसे मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आपके नेत्र से प्रकाश की किरण आई, मुझसे टकराएगी, वापस जाएगी। मैंने परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले बताया था, अगर वस्तु को देख पाना संभव है तो रिफ्लेक्शन के कारण पॉसिबल है। आप अगर मुझे देख रहे हैं, आपकी प्रकाश की किरण मुझसे आएगी, टकराएगी और वापस जाके आपके रेटिना वाले पार्ट पे प्रतिबिंब बना लेगी। अगर आपकी फिट आंख है तो आपका प्रतिबिंब जो मेरा बनेगा आपके नेत्र के रेटिना वाले पार्ट पे बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है, सबसे पहले रोग के बारे में बताता हूँ। एक नॉर्मल विजन जो होता है, सामान्य व्यक्ति की जो आंखें होती हैं, आप देखिए ये व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये फोकल पॉइंट ऑन रेटिना, रेटिना पर इसका फोकल पॉइंट बन रहा है, रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन अगर आपकी आंखों में रोग है जिसका नाम है मायोपिया, नीचे नाम भी दे रखा है इसका, मायोपिया, सर नीचे दिख रहा है वो नाम, ये जो डिजीज दिख रही है आपके सामने, ये जो नेत्र है वो मायोपिया रोग से ग्रसित है। मायोपिया रोग में क्या होता है, मायोपिया का मतलब होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि में दोष, ये इस बात को कहता है। मायोपिया क्या होता है वो समझिए। एक सामान्य व्यक्ति के पास 2 वस्तु होंगी, एक वस्तु तो बेटा वो होगी जो पास में रखी होगी, एक वस्तु वो होगी दूर रखी होगी। देखो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तभी तो पता लगेगा। निकट की दृष्टि में दोष, ये कह रहा है कि भाई, इसका कहने का भावार्थ समझिए, ये कह रहा है निकट की दृष्टि में दोष, मतलब निकट वाली वस्तु को देखने में दोष आ रहा है। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई पास वाली क्लियर नहीं दिखेगी इस व्यक्ति को, लेकिन आपको उल्टा पढ़ना है, आपको पढ़ना है पास वाली तो क्लियर दिखेगी लेकिन दूर वाली क्लियर नहीं दिखेगी। अब आप ये कहोगे गुरुजी तो ये क्या भांग खा के लिख दिया नाम इसने, निकट दृष्टि दोष अगर ये नाम लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? क्योंकि बेटा इसका रीज़न क्या है, ये है कि इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ही ये होती है कि अगर ये किसी वस्तु को देखेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, वो रेटिना से पहले बन जाएगा। देखो यहाँ फिक्स रेटिना पर जाके बन रहा था, यहाँ प्रतिबिंब बन गया रेटिना से पहले। यहाँ रेटिना पे बनता तो चीज़ सही दिखती, लेकिन इस व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब जो बना है वो रेटिना से पहले बना है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये दोष किस उम्र के लोगों में पाया जाता है, तो इसके लिए उम्र जो होती है वो बच्चों जैसी उम्र समझ लो। नॉर्मली बच्चों के जो चश्मे लगे होते हैं 18-20 साल तक भी जो चश्मे हैं निश्चित तौर से वो कौन से ग्रसित रोगी को व्यक्ति को लगते हैं, वो मायोपिया से लगते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है उन बच्चों की आंखों में। उन बच्चों को क्या है, जब हम पढ़ाते हैं तो उनको अगर पीछे वाले बैक बेंच पर अगर बैठा दिया तो वो सामने वाले बोर्ड पर कुछ भी नहीं देख पाते हैं, उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली उन्हें दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा देखने में, दूर का उन्हें नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए उनके नेत्र में कौन सा लेंस है, वो सॉरी दोष है, वो दोष है मायोपिया। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके निवारण में अभी बताऊंगा जस्ट आपको। अगली एक और बात करता हूं मैं, आगे मैं अगली डिजीज के बारे में बात करता हूं। एक तो ये मायोपिया दोष है जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। इसमें मैंने आपने देखा है कि भाई निकट वाली जो वस्तु है उसका थोड़ा सा फंडा सेट नहीं बन पा रहा। आगे की बात करता हूं मैं आपसे। चलिए तो एक बार यहाँ स्लाइड्स के जरिए से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमें, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। देखो बेटा मैं दोष ला रहा हूं, सबसे पहले दोष। अब दोष वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होगी वो समझिए, अब उस व्यक्ति का निवारण क्या होगा वो समझिए। ये पॉइंट्स हैं, अब इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ इतना समझाना था मुझे कि भाई अगर व्यक्ति एकदम फिट है तो आंख रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाएगी। सबसे पहला दोष मैं आपको बताता हूं जिसका नाम होता है मायोपिया, जिसको अभी पढ़ा है मैंने। मायोपिया जो होती है इसका नाम होता है निकट दृष्टि दोष, निकट वाली दृष्टि में दोष। एक होती है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। समझिए बेटा इन दोनों को।
हमारे पास दो प्रकार के दोष हैं अभी फिलहाल, जिनमें से एक दोष है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। मैंने बताया था व्यक्ति के पास दो वस्तु होंगी, एक तो जो है वो पास रखी होगी, दूसरी जो है वो दूर रखी होगी। इसके साथ भी यही सेम लफड़ा है, एक वस्तु पास वाली, एक वस्तु दूर वाली। मैंने कहा था निकट दृष्टि दोष पढ़ रहा हूं, मतलब निकट की दृष्टि में दोष। ये कहना तो ये चाह रहा है कि पास वाली दृष्टि में दोष है, पास वाला साफ नहीं दिखेगा। उल्टा पढ़ना है आपको, गुरुजी पास वाला तो क्लियर दिखेगा, लेकिन अगर बात दूर वाले की जाएगी तो वो दूर वाला जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा। पास वाला तो क्लियर, दूर वाला क्लियर नहीं। ये कह रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष है, इसका मतलब दूर वाली नहीं दिखा रहा है। आप उल्टा पढ़ो, दूर की दृष्टि में दोष नहीं है, दूर का क्लियर दिख रहा है लेकिन पास वाला क्लियर नहीं दिख रहा है। इसे दूरदर्शी दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है रेटिना से बाद में, रेटिना से परे बनता है या बियॉन्ड रेटिना बनता है, रेटिना के बाद। इसमें जो प्रतिबिंब बना था, अभी आपको चित्र के जरिए से बनाया था, बताया था यहां प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो निश्चित तौर से बनेगा रेटिना से पहले। अभी जस्ट आपको बताया था। ये डिजीज जो होती है इसके लिए उम्र जो होती है वो करीबन 40 से 45 के अप्रोक्सीमेट होती है। इसके लिए उम्र चाहिए मैंने, ये उम्र लगभग बच्चों में पाई जाती है, ज़्यादा उम्र दराज लोगों में ये डिजीज़ नहीं मिलती है। आपने देखा होगा आपके घर में जनरली पिताजी मम्मी वगैरह होंगे, उनसे कहो कि बोले इस किताब को पढ़ें पिताजी, तो पिताजी हमारे ऐसे करके पढ़ते हैं, अच्छा दूर करके पढ़ते हैं किताबों को नॉर्मली। उनसे अगर मैं ये कहूँ कि सुई में धागा डालिए तो वो ऐसे करके धागा डालते हैं, ऐसे ऐसे करते हो। क्यों? वो दूर करके क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें दूर का साफ दिख रहा है, पास का साफ नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स नाउ क्लियर? उन्हें पास का साफ नहीं दिखता है, आपको क्लियर पता है, उन्हें दूर का ही साफ दिखता है। तो उनके नेत्र में कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब दूर दृष्टि दोष है। अब निवारण की बात करूं तो यहां पर जो लेंस चलता है वो लेंस होता है अपने पास उत्तल वाला लेंस। यहां पर जो लेंस चलता है वो लेंस स्टूडेंट्स अपने पास होता है अवतल वाला लेंस, अवतल लेंस। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा। पीटीटी का जो एग्जाम इस बार हुआ है उससे पिछले वाले एग्जाम में ही प्रश्न पूछा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस है। याद रखिए, मैं बोल रहा हूं दूर दृष्टि दोष। मेरा जो तरीका है वो इस तरीके से याद कराने का, आगे अटकोगे नहीं आप। अगर मैं दूर दृष्टि दोष को बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा ऊ से कौन सा लेंस बनता है? उत्तल लेंस। मैं कैसे बोल रहा हूं? दूर को कैसे बोलना है बेटा? ऊ से कौन सा? उत्तल। बचे हुए के लिए कौन सा लगा देना है? अवतल लेंस लगा देना है। बाकी आपके खुद के तरीके भी काम कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो दोष आता है, अगले दोष का नाम है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष अंग्रेजी नाम इसका जो दिया जाता है वो नाम इसका होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इसका जो है वो नाम होता है। अच्छा, इसके पास भी दो कंडीशन होंगी, एक वस्तु पास रखी होगी और एक वस्तु दूर रखी होगी। लेकिन दिक्कत क्या है? ये कह रहा है जरा। जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। मैं कहूँ जरा सा पानी दीजिए, जरा मतलब थोड़ा। इस व्यक्ति के साथ वही थोड़ी वाली परेशानी है, इसको थोड़ा सा ही तो पास का दिखता है, थोड़ा सा ही दूर का दिखता है, मतलब ना तो क्लियर पास का ना क्लियर दूर का। अब इसके लिए अगर लेंस लगवाना पड़ेगा तो लेंस ऐसा लगवाना पड़ेगा जिसमें दोनों ही लेंस फंस जाए। आपने देखे होंगे चश्मे जो कुछ लोगों के बनवाए जाते हैं कुछ इस टाइप से बने होते हैं, उनमें ऐसे करके घेरा होता है नीचे, देखे होगा आपने। नीचे वाला जो लेंस उन लोगों के चढ़ा होता है वो निश्चित तौर से जो लेंस होते हैं नीचे वाले उत्तल होते हैं, ऊपर वाले जो लेंस होते हैं वो स्टूडेंट्स आपके सामने बता दूं मैं अवतल होते हैं। द्विफोकसीय लेंस कहा जाता है इनको, है ना। द्विफोकसीय लेंस मतलब डाइफोकल लेंस, नीचे वाला उत्तल ऊपर वाला अवतल। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, बोला बताओ ऐसा व्यक्ति अगर अखबार पढ़ रहा है तो कौन से वाले लेंस से पढ़ेगा। अब आप ये सोचिए अखबार पढ़ने की कंडीशन क्या होती है। ऐसे तो है नहीं कि भाई लाला दीवार पे भाई अखबार लगा दो मैं यहाँ से पढ़ूंगा, नहीं पढ़ सकता। अखबार पढ़ने की कंडीशन ही होती है व्यक्ति अपने पास से पढ़ता है अखबार।
अब व्यक्ति अखबार कब नहीं पढ़ सकता? जब उसे पास का नहीं दिखता है। स्टूडेंट्स बताओ पास का कब नहीं दिख रहा है? गुरुजी पास का यहाँ नहीं दिख रहा है, उसकी आंखों में रोग कौन सा है? फिर दूरदृष्टि दोष है। उसके निवारण के लिए लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। इसका मतलब चश्मा नहीं पढ़ पाएगा तो उत्तल लेंस चढ़वाना पड़ेगा। उत्तल लेंस चढ़वाएगा तो नीचे वाला लेंस चढ़वाएगा। इसका मतलब अगर व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है तो वो नीचे वाले लेंस से पढ़ेगा, और दूर वाली वस्तु को देखना है तो ऊपर वाले लेंस से देख लेगा। नाउ क्लियर पॉइंट। इसके बाद मैं अगले दोष के बारे में और बात करता हूं आपसे। अगले दोष के बारे में सुनिए, मैंने 2-3 दोष आपको बता दिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अगला जो दोष है, इस दोष का नाम है आपका, सर एक बार पेन चालू करें इसका, हाँ, अगला जो दोष है, इस दोष का नाम है आपके सामने, जैसे मैं कहूं उसका नाम है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अगला दोष है जिसका नाम होता है दृष्टि वैषम्यता। अंग्रेजी इसका जो नाम है वो नाम है इसका एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म नाम होता है इसका, कौन से का? दृष्टि वैषम्यता का। वैषम्यता शब्द जो बनता है वो विषमता से बनता है। विषमता क्या होता है? विषम वो होता है, जैसे मान के चलो इस व्यक्ति के सामने आप चेक वाली शर्ट पहन के खड़े हो जाओ। चेक वही तो होता है, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप खड़े हो जाओगे और पूछोगे, बोलो बताओ भाई मेरी शर्ट में कैसी लाइन है, तो ये बता ही नहीं पाएगा। ये बता पाएगा या तो सीधी सीधियों को या फिर तिरछी तिरछियों को। मतलब कहने का ये है कि ऐसा व्यक्ति ना तो ऊंचाई को क्लियर जस्टिफाई कर पाता है और ना ही गहराई को क्लियर जस्टिफाई कर पाता है। दोनों में से एक भी काम नहीं हो रहा इससे, ना ऊंचाई ना गहराई। कौन सा दोष है? दृष्टि वैषम्यता है। इंडिया में 90% रोड सर्वेयर भैया यही रोग से ग्रसित हैं। उनको यही ना पता लगे, दगरे में जाकर तुम सर्वे करा दो, अगले यूँ कहो भाई पूरा टकाटक रोड है, क्योंकि उसे ना तो ऊंचाई का पता लग रहा है ना गहराई का पता लग रहा है। वो दोष निश्चित तौर से कौन सा है इसके नेत्र में? दृष्टि वैषम्यता है। ऐसे रोग के निवारण के लिए जो लेंस चलते हैं वो वेलनाकार लेंस चलते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस चलते हैं, वेलनाकार लेंस। इस लेंस से, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती है? इस व्यक्ति का जो रेटिना है ना, वो रेटिना में खिंचाव आ जाता है, या फिर मैं कहूँ तो रेटिना टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाता है। आपने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्यता, और एक आपने पढ़ लिया जिसका नाम था आपके सामने स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। एक लास्ट डिजीज बचती है जिसका नाम आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। अगर मोतियाबिंद की बात की जाए तो अभी आपने देखा था उन चित्रों में मोतियाबिंद था। मैं आपको बता दूं, व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आंख पर सफ़ेद दूधिया रंग की परत जमा होने लग जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की दृष्टि रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बाधित हो जाती है, उसे दिखता नहीं है। अगर ऐसे रोगी का अगर निवारण करना है तो उसके लिए जो लेंस लगाया जाता है, लेंस का नाम होता है इंट्राऑक्यूलर लेंस। इंट्राऑक्यूलर लेंस, ये लेंस चलता है स्टूडेंट्स किस दोष के निवारण के लिए? मोतियाबिंद दोष के निवारण के लिए। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि बाय द फॉल्ट अगर ऐसा भी हो जाता है कि वो हमारा जो अभी बीच में छूटा था, जहां दर्पण और लेंसों पर प्रतिबिंब बनने वाली बात अगर रह भी जाती है, तो आपको बता दो हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है, जो कि एक लाइव वीडियो थी मेरी, किसी दूसरे चैनल पे मैंने ली थी वो। उस वीडियो का पूरा रिकॉर्डेड सीन इस पर पड़ा हुआ है। आप वहाँ से जाकर इस पूरी क्लास को आप ले सकते हो। आज क्लास में थोड़ी सी परेशानियां इसकी वजह से आई, क्योंकि नया सिस्टम है हमारा, प्रॉब्लम भी थोड़ी सी आ रही थी हमें, इस लैकिंग का भी प्रॉब्लम था और भी सारी कई चीज़ों का सामना हमें करना पड़ रहा था। आगे हम सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आगे जब भी क्लास में अगर आए हैं तो ये हमारा चैप्टर, हमारा प्रकाश वाला जो है वो कंप्लीट कर लिया हमने। अब चैप्टर के उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो पिछले 15 से 20 साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके से क्लास हुई हैं। पहले डिजिटल बोर्ड पे हुआ करती थी क्लासें, बीच में नॉर्मल बोर्ड पे होने लगी। एक्चुअली नॉर्मल बोर्ड जैसा सिस्टम हर जगह नहीं बन पाता, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो चाहे ऐसे हो, लेकिन
थोड़ा सा चीज़ों को समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, उसके लिए कुछ चित्रों की आवश्यकता होती है, डायग्राम्स की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुविधा की गई है। उम्मीद कर रहा हूँ पुरानी सारी क्लासें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आई होंगी, आगे भी इसी तरीके से समझ आती चली जाएंगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें उस टारगेट तक पहुँचना है जहाँ हम कल को ये कह सकें आज हमारी लाइव क्लास है, कल हमारी लाइव क्लास है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो निश्चित तौर से हम बहुत आगे जाएंगे। चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।